नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे और आ गए हैं हम फिर से इस बुक का केमिस्ट्री को फ़तह करने और उसको याद करवाने के लिए। तो चलिए हम दोनों मिलकर याद करते हैं इसको, ठीक है? चलिए याद करते हैं। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाता है। वैसा तत्व जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है वह उपधातु कहलाता है। उपधातु के उदाहरण कौन कौन है? ऑर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, बिस्मथ उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। तो ऑर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, बिस्मथ उपधातु है और सिलिकॉन भी उपधातु है। ठीक है, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन सारे के सारे उपधातु है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। अच्छा, सोल्डर जिसको टांगा कहा जाता है, तो सोल्डर या टांगा मिश्र धातु है सीसा और टीन का। तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको याद कीजिए अच्छे से। देखिए, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन सारे के सारे उपधातु है। ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन ये सारे के सारे उपधातु है। अच्छा, पीतल मिश्र धातु है, मतलब किस चीज से बना होता है पीतल? तांबा जस्ता। तांबा और जस्ता से पीतल बनेगा, तांबा और जस्ता से पीतल बनेगा, तांबा और जस्ता से पीतल पीतल बनेगा। सीसा और टीन से दोस्तों सोल्डर या टांका बनेगा। सीसा और टीन से सोल्डर या टांका बनेगा। सीसा और टीन से सोल्डर या टांका बनेगा। अच्छा, तांबा और टीन से कांसा बनेगा। तांबा और टीन से दोस्तों कांसा बनेगा। तांबा और टीन से कांसा बनेगा। याद हो गया? चलिए, कहता है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। माने जर्मन सिल्वर किससे किससे बना होता है? तांबा, निकेल और टीन से। तांबा, निकेल, टीन को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनता है। तांबा, निकेल और टीन को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनता है। तांबा, निकेल और टीन को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनता है। अच्छा, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता, टीन। तांबा, जस्ता, टीन को मिलाएंगे तो गन मेटल बनेगा। तांबा, जस्ता, टीन मिलाएंगे तो गन मेटल बनेगा। ठीक है, तांबा, जस्ता, टीन को मिलाएंगे तो गन मेटल मिश्र धातु बनेगा। अच्छा, बेल मेटल मिश्र धातु है किसका? बेल मेटल किसका बना होता है? तांबा और टीन का। बेल मेटल बना होता है तांबा और टीन का। बेल मेटल मिला जाता है, बेल मेटल बना होता है तांबा और टीन का। बेल मेटल दोस्तों बनता है तांबा और टीन का। अच्छा, डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता का। डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता का। दोस्तों डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता का। ठीक है, डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता का। ठीक है। अच्छा, गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? मिश्रण होता है, सॉरी। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। तो गन पाउडर को ही दोस्तों बारूद कहते हैं। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाकर गन पाउडर बनता है। ठीक है, और दोस्तों गन मेटल बनता है तांबा, जस्ता, टीन। तांबा, जस्ता, टीन। तो फिर से याद करेंगे। कहता है कि जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तांबा, निकेल, टीन से। तांबा, निकेल, टीन मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बनेगा। तांबा, निकेल, टीन मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बनेगा। तांबा, निकेल और टीन मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बनेगा। अच्छा, तांबा, जस्ता और टीन को मिलाएंगे ना, यहाँ देखिए तांबा, निकेल, टीन को मिलाए थे तो जर्मन सिल्वर बना था, लेकिन तांबा, जस्ता, टीन को मिलाएंगे तो गन मेटल बनेगा। तांबा, जस्ता, टीन को मिलाएंगे गन मेटल बनेगा। अच्छा, बेल मेटल बनेगा तांबा और टीन से। बेल मेटल बनेगा तांबा और टीन से। बेल मेटल बनेगा तांबा और टीन से। डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता से। डच मेटल बनता है तांबा और जस्ता से। ठीक है। गन पाउडर या बारूद बनता है सल्फर, चारकोल और पोटासियम नाइट्रेट से। ठीक है, तो गन पाउडर या बारूद बनता है सल्फर, चारकोल और पोटासियम नाइट्रेट से। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकेल का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील दोस्तों लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का मिश्र धातु होता है। तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अमलगम मिश्र धातु है पारा और अन्य धातुओं का। अमलगम मिश्र धातु है पारा और अन्य धातुओं का। अमलगम मिश्र धातु है पारा और
अन्य धातुओं का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। हाँ, पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा के साथ। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? आयरन या लोहा के साथ। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो आयरन या लोहा के साथ। पारा को रखा जाता है लोहा के बर्तन में। पारा को रखा जाता है लोहा के बर्तन में क्योंकि उसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं, स्टील और लोहा। कहता है कि स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का। स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का। स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाया जाता है कार्बन की मात्रा। स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे। स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे। अच्छा, स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 0.5%। स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5% तक स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि, सीमेंस विधि, विद्युत विधि द्वारा। समझिएगा क्या कर रहा है कि स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि, सीमेंस विधि और विद्युत विधि द्वारा। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि, सीमेंस विधि और विद्युत विधि के द्वारा। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। कहता है दोस्तों कि जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। एक बार फिर से देखेंगे। स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5% होता है। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि से, सीमेंस विधि से और विद्युत विधि से। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि से, सीमेंस विधि से और विद्युत विधि से। अच्छा, जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब कहता है ये तो हो गया। आगे है, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और नमी है। लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक चीज होता है ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आप जानते हैं। लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक ऑक्साइड। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक ऑक्साइड, जिसको Fe2O3 बोलते हैं। ठीक है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा होता है। सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाते हैं। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का। एक बार फिर, कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु को मिलाते हैं। अच्छा, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकेल का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। ठीक है,
चलिए विलयन एवं विलयता को देखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है ना दोस्तों, उसको हम विलायक कहते हैं। अच्छा, ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु मिट्टी है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी है। ठोस में ठोस का विलयन दोस्तों मिश्र धातु और मिट्टी होता है। गैस में गैस का विलयन वायु होता है। गैस में गैस का विलयन वायु होता है। गैस में गैस का विलयन वायु होता है। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। जल में ठोस का विलयन समुद्री जल। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कुहरा बादल। गैस का द्रव में विलयन कुहरा बादल। गैस में द्रव का विलयन कुहरा बादल। अच्छा, गैस में ठोस का विलयन धुआं और वायु। गैस में ठोस का विलयन धुआं और वायु। अच्छा, द्रव में गैस का विलयन सोडा वाटर। द्रव में गैस का विलयन सोडा वाटर। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों इसको, सबको। देखिए, ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी हो गया। पूछेगा कि ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु मिट्टी। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी। ठीक है। अच्छा, गैस में गैस का विलयन वायु। 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 द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। जल में ठोस का विलयन समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। अच्छा, गैस में द्रव का विलयन कुहरा बादल। गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा कुहरा या बादल। ठीक है। अच्छा, गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु। गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु, क्योंकि धूलकन दोस्तों चला जाता है ना धुआं में, तो वही हो जाता है। गैस ऊपर तो गैस है ना पूरा वायुमंडल में, और धुआं जाता है, वायु जाता है, उसमें ठोस मतलब कण पाए जाते हैं, तो वही है। तो गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु। द्रव में गैस का विलयन सोडा वाटर। द्रव में गैस का विलयन सोडा वाटर होता है। अच्छा, ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घट जाता है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है। किसी द्रव में गैस की विलयता अगर ताप बढ़ा देंगे ना तो घट जाएगा। अच्छा, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ती है। ध्यान देंगे। निलंबन और क्लोराइड। जब मिश्रित किए गए पदार्थ के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो वह निलंबन कण होता है। जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंख से दिखाई देगा ना तो वह निलंबन कण हो जाएगा। जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंख से दिखाई देगा तो वह निलंबित कण हो जाएगा, निलंबन कण। समांगी एवं विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। समांगी एवं विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखेंगे वो कोलाइडी विलयन होगा, जिसको देखेंगे वो निलंबन कण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। मलमैटा जल, गोंद, स्याही, दूध, रक्त या कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। मलमैटा जल, गोंद, स्याही, दूध, रक्त उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। मलमैटा जल कोलाइडी विलयन है। मलमैटा जल मटमैला जल कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। मटमैला जल कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। गोंद भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। गोंद भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। स्याही भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। स्याही भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। दूध और रक्त भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है।
निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्लोराइडी कणों का आकार होता है दोस्तों 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो निलंबन कण का आकार क्या हो गया 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर और क्लोराइडी कण का आकार हो गया 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है पायस क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। पायस क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। पायस क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। दूध कोल्ड ड्रिंक्स होता है पायस। दूध जिसको इमल्सन बोलते हैं, दूध और कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों पायस होता है। इसको एक बार फिर देखेंगे। मटमैला जल क्लोराइडी विलयन है, गोंद क्लोराइडी विलयन है, स्याही क्लोराइडी विलयन है, दूध क्लोराइडी विलयन है और रक्त भी क्लोराइडी विलयन है। अच्छा, निलंबन कणों का आकार, निलंबन कणों का आकार 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन कणों का आकार 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। अच्छा, क्लोराइडी कणों का आकार क्या होता है 10⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्लोराइडी कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। पायस क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। दूध कोल्ड ड्रिंक्स एक पायस है। ठीक है, पायस का उदाहरण है। तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबनेरर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियमों का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने किया था। आवर्त सारणी के रूप में सबसे पहला तत्व, सबसे सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी के रूप में सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने दोस्तों किया था। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने 1869 में किया। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने 1869 में किया। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने 1869 में किया। अब है आवर्त सारणी। आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था हेनरी मोसले ने। ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग तथा आवर्त। कहता है आवर्त सारणी के उदग्र को दोस्तों वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। समझिएगा, आवर्त सारणी के उदग्र को वर्ग कहते हैं, उदग्र को वर्ग कहेंगे और क्षैतिज को स्तंभ कहेंगे, क्षैतिज को आवर्त कहेंगे। उदग्र को वर्ग कहेंगे और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 9 और 7। दोस्तों समझिएगा, कहता है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में वर्ग जो है 9 गो होता है। वर्ग कितना होता है? 9 और आवर्त 7 होता है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में वर्ग 9 और आवर्त 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 गो है और आवर्त 7 गो है। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ना, उसमें वर्ग था 9 गो और आवर्त था 7 गो। ठीक है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है 18 और आवर्त है 7। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में।
जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्व को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। आवर्त सारणी में कुल तत्व 118 है। आवर्त सारणी में धातु की संख्या 91 है। आवर्त सारणी में धातु की संख्या 91 है। आवर्त सारणी में अधातु की संख्या 22 है। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या 22 है। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 है। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है शून्य वर्ग या 18वां वर्ग। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है शून्य वर्ग या 18वां वर्ग। उत्कृष्ट गैसों के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में। एक बार फिर से देखेंगे इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। आवर्त सारणी में कुल तत्व 118 है। आवर्त सारणी में धातु 91 है। आवर्त सारणी में धातु 91 है। आवर्त सारणी में अधातु 22 हुआ है। अधातु 22 है। गैसों की कुल संख्या दोस्तों 11 है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग शून्य वर्ग या 18वां वर्ग है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग शून्य वर्ग या 18वां वर्ग है। अच्छा, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18वां वर्ग में। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस स्थान दिया गया है? किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिना ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिना तरफ। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में sp-df। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? s ब्लॉक का। अक्रिय गैस हीलियम अक्रिय गैस है हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? s ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस p ब्लॉक में है। अक्रिय गैस एक हीलियम है जो कि s ब्लॉक में है। बाद बाकी जितना अक्रिय गैस है सबका सब p ब्लॉक में है। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। एक बार फिर से देखेंगे। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी को। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग 7। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य एक क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय है। समझिएगा, आवर्त सारणी में तीसरा का गुणधर्म क्षारीय होता है। ठीक है। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का, तो तीसरे समूह का जो गुणधर्म है ना क्षारीय है। तीसरे समूह का दोस्तों गुण है वो क्षारीय होता है और चौथा का अम्लीय होता है। आवर्त सारणी में जो तीसरा समूह है ना उसका गुण जो है दोस्तों क्षारीय है और चौथा का अम्लीय है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग समूह को कहा जाता है हैलोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग समूह को कहा जाता है हैलोजन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ठीक है। चलिए अगला है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन आयोडीन है। देखिए इसको समझिएगा। कहता है दोस्तों कि गैसीय अवस्था में जो हैलोजन है ना वो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन है। गैसीय अवस्था में जो हैलोजन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन है। लेकिन ठोस अवस्था में जो हैलोजन है वो आयोडीन है। जो ठोस अवस्था में दोस्तों, ठोस अवस्था में जो हैलोजन है वो आयोडीन है। ठीक है। आगे देखेंगे। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन तो आप जान गए फ्लोरीन, लेकिन सबसे अभिक्रियाशील भी फ्लोरीन ही है। सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ही फ्लोरीन होता है। तो तीनों को एक बार फिर से देखेंगे। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन। सबसे हल्का हैलोजन फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन।
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व भी फ्लोरीन है। अब अक्रिय गैस या नोबल गैस के बारे में जानेंगे। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 में जो भी तत्व रखा गया वो अक्रिय गैस को रखा गया है। अक्रिय गैस का अन्य नाम उत्कृष्ट या नोबल गैस है। अक्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है। अक्रिय गैसों का दोस्तों गलनांक सबसे कम होता है। अक्रिय गैसों की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रेले और रैमजे ने किया था। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम की खोज फ्रैंकलिन व लोकेयर ने किया था। हीलियम की खोज फ्रैंकलिन व लोकेयर ने किया था। हीलियम की खोज फ्रैंकलिन व लोकेयर ने किया था। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और सबसे कम गलनांक हीलियम का ही होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम गैस के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है। सबसे हल्की अक्रिय गैस दोस्तों हीलियम होता है। अक्रिय गैसों का संयोजकता 0 होता है। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस ऑर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस ऑर्गन है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन दोस्तों वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस रेडॉन को कहते हैं। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस रेडॉन को कहते हैं। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस रेडॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस दोस्तों जेनॉन है। हाइड्रोजन और भारी जल को देखेंगे। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ गैस नहीं पूछ रहा है, तत्व कह रहा है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा सर्वाधिक हीलियम हो जाएगा। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। ठीक है, चीजें आपको याद है उसको। कहता है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने जो तेल वाला चित्र है ना, पुराने तेलीय चित्र के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन का समस्थानिक की संख्या 3 है। हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो है। अच्छा, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होता है। ड्यूटेरियम का दोस्तों द्रव्यमान संख्या 2 होता है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है। चलिए अब देखते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे और बासबर्न ने 1932 में। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे ने। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे और बासबर्न ने 1932 में। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे और बासबर्न ने 1932 में। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे और बासबर्न ने 1932 में। भारी जल की खोज किया था एच.सी. यूरे और बासबर्न ने 1932 में। भारी जल जमता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 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 भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में और ट्रेसर के रूप में। भारी जल कहाँ प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में और ट्रेसर के रूप में। भारी जल कहाँ प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में और ट्रेसर के रूप में। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार दोस्तों 20 होता है। भारी जल का अनुभार दोस्तों 20 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चीज़ों को, इस सेशन को आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे और आपको लगभग क्वेश्चन याद हो गया होगा। 2-4 बार देखेंगे वीडियो को, पूरा कंठस्थ हो जाएगा।
फिलहाल के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।